स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। फाइनली 2024-25 का जो पूरा बजट है वो निर्मला सीतारमण जी ने पेश कर दिया है और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा फरवरी में जो बजट आया था वो इंटरिम बजट था और क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना था इसी की वजह से अब जाकर पूरा बजट यहां पर पेश किया गया है। खैर, इस बजट के बारे में हम बात करें उसके पहले आज क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या होता है, बजट पेश करने से पहले, क्योंकि 11 बजे बजट पेश करना होता है पार्लियामेंट में, उसके पहले अगर आप देखोगे लगभग 10 बजे के आसपास जो बजट की कॉपीज हैं, जो हार्ड कॉपीज हैं, उसको पार्लियामेंट पहुंचाया जाता है। उसके बाद एक प्रथा रही है, एक ट्रेडिशन रहा है हमेशा से कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट आपको पता है हमारे देश के हेड हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं। तो यहां पर क्या है कि उनसे मुलाकात करके उनको ब्रीफ करते हैं इस पूरे बजट के बारे में। उसी प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिलने गई और यहां पर यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने, पता ही आपको भारत में एक ट्रेडिशन है कि दही चीनी वो खिलाया जाता है कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने फाइनेंस मिनिस्टर को कर्ड और शुगर जो है वो खिलाया। खैर, बजट पेश करने के पहले मैं आपको बता दूं, जो यूनियन कैबिनेट है उनको अप्रूव करना होता है बजट, तो यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया और फाइनली निर्मला सीतारमण जी पहुंच गई पार्लियामेंट। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर बजट को दिखाया जा रहा है। मतलब पहले तो क्या होता था, एक सूटकेस जैसा होता था, अब वो खत्म हो गया है क्योंकि टैबलेट के माध्यम से डिजिटल फॉर्मेट में जो बजट है वो पेश किया जाता है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो चलिए इसकी पूरी शुरुआत करते हैं और मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। मतलब इस बजट वीडियो में आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। एक एक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आम नागरिक के लिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हमारे संविधान के अंदर बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया है। बेसिकली जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और संविधान में आर्टिकल 112 से लेकर 117 के बीच में आपको बजट से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे आर्टिकल 114(3) क्या कहता है कि हमारी सरकार, देश के अंदर जो सरकार है, बिना पार्लियामेंट के अनुमति के कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से नहीं निकाल सकती। और इसीलिए यहां पर जरूरी हो जाता है कि बजट पेश किया जाए और अप्रोप्रिएशन बिल को पास कराया जाए। खैर, यहां पर कई लोगों के मन में शंका यह भी होती कि बजट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, बजट हर एक नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका कारण सिंपल यह है कि यहां पर जो भी आप पैसा दे रहे हो वो सरकार के पास कैसे जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, सरकार डायरेक्ट टैक्स आपसे कितना ले रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना ले रही है, ये हर एक नागरिक का हक होता है डेमोक्रेसी में जानना। तो इसी की वजह से बजट के माध्यम से हमें पता चलता है कि सरकार का प्लान क्या है, सरकार कैसे आपसे पैसा लेगी, कितना जो आप कमाओगे पैसा उतना टैक्स में ले लेगी। साथ ही साथ जो पैसा सरकार के पास आया, सरकार उसको कैसे खर्च करेगी, महिलाओं के ऊपर कितना होगा, यहां पर ट्राइबल्स के ऊपर कितना होगा, आम नागरिक के ऊपर कितना होगा, वो सारी चीजें, सरकार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है कि नहीं, क्या देश की सुरक्षा जो हमारा डिफेंस है उसके ऊपर सरकार कितना खर्चा कर रही है, वो सारी जानकारी भी हमें बजट से मिलती है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक सवाल है इंटरिम बजट, फुल बजट, देखिए मैंने आपको बताया ही कि चुनाव के पहले, जिस साल चुनाव होता है हर 5 साल में, तो यहां पर इंटरिम बजट आता है क्योंकि वो सरकार के पास हक नहीं होता कि वो पूरे साल का बजट निकाले। पूरे साल का बजट निकालने का हक उसी के पास होगा ना जो सरकार चुन कर आएगी। तो वापस से क्योंकि बीजेपी चुन कर आई और एनडीए सरकार बनी है इस समय, इसलिए उनके द्वारा इसको पेश किया जा रहा है। खैर, यहां पर इस बजट को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है मैं आपको बता दूं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके अंदर आता है बजट डिवीजन। वो लोग इस पूरे बजट को प्रिपेयर करते हैं। बहुत लंबा समय लगता है, हमें लगता है कि एक दिन में 2-3 घंटे में सीतारमण जी ने यहां पर पेश तो कर दिया, लेकिन इसका प्रोसेस पिछले साल अक्टूबर के महीने से ही स्टार्ट हो जाता है कि किस मिनिस्ट्री को कितना दिया जाएगा, क्या होगा। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन टर्म्स ऑफ वर्ड, जो सबसे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कौन से बजट स्पीच में, वो आपको मिलेगा अभी तक का सबसे रिवॉल्यूशनरी जो बजट था 1991 का, एलपीजी रिफॉर्म्स वाला। उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के मनमोहन सिंह जी, उन्होंने यहां पर सबसे लंबा वर्ड्स के टर्म में बजट पेश किया था। जहां तक समय की बात है, कितने लंबे समय तक कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था, तो आप देख सकते
सकते हैं 2 घंटे 40 मिनट तक निर्मला सीतारमण जी ने जो 2020 का बजट पेश किया था वो था एक तरह से। खैर यहां पर अगर हम बात करें कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी तक सबसे ज्यादा बजट पेश किया है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने अभी तक 10 बजट पेश किए थे और इसीलिए उनका रिकॉर्ड है, और उसके बाद पी चिदम्बरम आते हैं सेकंड नंबर पर। लेकिन यहां पर जहां तक निर्मला सीतारमण जी का सवाल है, देखिए 2023 तक उन्होंने 5 बजट पेश किए, फिर अभी इंटरिम में एक बजट पेश किया फरवरी में, प्लस ये वाला बजट पेश किया, तो टोटल मिलाकर उन्होंने अभी तक 7 बजट पेश कर दिया है। तो उनका नंबर एक्चुअली 3rd नंबर पर आ जाएगा एक तरह से। एंड यू नेवर नो, अगर यहां पर पूरा साल भर मतलब पूरे 5 साल अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर रहती हैं तो डेफिनेटली वो मोरारजी देसाई जी का भी जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ देंगी। खैर यहां पर बजट जो है बहुत सीक्रेसी में बनाया जाता है, इसका जो प्रिंटिंग वगैरह है, पहले तो क्या होता था कि एक प्रेस था मिंटो रोड में दिल्ली में, वहां पर इसको प्रिंट किया जाता था 1980 में। फाइनली नॉर्थ ब्लॉक में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिस है वहां पर प्रेस सेटअप किया गया, और एक तरह से जितने भी कर्मचारी वगैरह होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, उनको काफी सीक्रेटली रखा जाता है। यहां पर एक इंटेलिजेंस की टीम होती है, वो ध्यान देती रहती है लोगों के ऊपर जो बजट बना रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, कि कहीं से कोई लीक ना हो जाए, क्योंकि एक भी चीज लीक हो गया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, जो कि अभी तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है कि बजट लीक किया गया हो। और इससे मुझे एक चीज याद आती है, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा चल रहा है जो एग्जाम पेपर लीक है, काश इतनी ही सख्ती एग्जाम पेपर को भी दिया जाए, एंड आई एम श्योर कि सरकार अगर इसके ऊपर फोकस करेगी तो बहुत सारे लाखों जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य बच सकेगा। खैर यहां पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जब बजट पेश किया गया तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो हर साल जो सरकार होती है उनका 2-3 चीजों के ऊपर काफी फोकस होता है और उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। चाहे आप पहले गरीब की बात करें, फिर महिलाओं की बात करें, यूथ की बात करें, किसानों की बात करें, ये 3-4 चीजें आपको हमेशा शुरुआत में काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। और इस साल देखिए निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच जो स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले तो ये कहा, धन्यवाद दिया लोगों को कि उन्होंने फिर से एक बार पीएम मोदी को चुना है और सरकार फिर से बनाई है, 3rd टर्म यहां पर मिला है। यहां पर उन्होंने ये कहा कि जैसे इंटरिम बजट में हमने बोला था उसी प्रकार से अभी भी वापस से उन्होंने दोहराया कि 4 डिफरेंट कास्ट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। कास्ट कौन सा, जैसे एक गरीब, महिलाएं, यूथ, फार्मर्स, किसान, तो ये 4 कास्ट को लेकर उन्होंने बोला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैसे हमने यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि किसानों को लेकर काफी डिबेट हुआ है, चर्चा हुआ है, तो जितना भी कॉस्ट आता है किसानों को उसके ऊपर 50% एक्स्ट्रा हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखे हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर। इसके अलावा गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 5 साल तक और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कोविड से स्टार्ट हुआ था गरीब कल्याण योजना, तो 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा, फ्री में जो अनाज दिए जाते हैं उसका फायदा होगा। खैर यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में आपने देखा होगा, पिछले 1-2 साल में यूथ को लेकर काफी चर्चा हुई है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर कि देश में काफी बेरोजगारी है, इसको लेकर ऑपोजिशन जो है लगातार अटैक भी करता रहता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट के स्टार्टिंग में ही अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को निपटाने के लिए कुछ चीजें कही। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि टोटल 5 पैकेज, प्रधानमंत्री पैकेज, टोटल 5 स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिसका टोटल लागत आएगा 2 लाख करोड़, जिसके तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्किल मिलेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में एक एक करके यहां पर क्या बोला गया है। एंड फर्दर आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट टाइमर्स के लिए सरकार अपनी तरफ से पैसा देगी, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा जॉब क्रिएशन हो उसके लिए फोकस करेगी। ये सब मैं बाद में आऊंगा वापस, ठीक है। वुमेन स्टूडेंट्स के लिए सरकार क्या कर रही है, मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था कि निर्मला सीतारमण जी ने स्टार्टिंग में अपने स्पीच में किन चीजों के ऊपर फोकस किया। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि बजट का जो थीम है वो 4 चीजों पर टिका हुआ है। एक तो है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज और मिडिल क्लास। एमएसएमई बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि यहां पर टोटल 9 प्रायोरिटीज आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 9 चीजों के ऊपर, 9 चीजों के ऊपर बजट की प्रायोरिटीज रखी गई है। वो 9 चीजें कौन सी है मैं आपको एक एक करके बताता हूं। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर काफी फोकस होगा। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के ऊपर काफी फोकस होगा। इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, उसके ऊपर फोकस
फोकस होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के ऊपर फोकस होगा, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो ये जो पूरा बजट पेश किया गया है ना, वो मैं आपको इन 9 चीजों के आधार पर बताऊंगा कि यहां पर एग्रीकल्चर में क्या बोला गया, एम्प्लॉयमेंट में क्या बोला गया, इस तरह से। तो इसको 9 प्रकार से बांटा गया। लेकिन देखिए, इसके बारे में बताने से पहले देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। अभी आपको पता होगा लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। तो यहां पर 2 पार्टीज का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजेपी के लिए सरकार में बने रहना। एक है आपका टीडीपी आंध्र प्रदेश के अंदर, और दूसरी है आपका बिहार के अंदर जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी। तो अभी कल से आपने देखा होगा काफी खबरें आ रही थी, न्यूज आ रही थी कि बिहार की जो मांग थी, नीतीश कुमार जी की जो मांग थी कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले ताकि और पैसा मिल पाए बिहार को, उसको नकार दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं करने वाली। लेकिन बजट के शुरुआत में ही आप देख सकते हो यहां पर बिहार के लिए एक स्पेशल बोनेंजा पैकेज अनाउंस किया गया। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि सरकार ये नहीं कह रही है कि हम आपको स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से फिर बहुत सारे राज्य आएंगे कि हमें भी स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। तो बैकडोर के थ्रू कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सरकार ने बिहार के लिए एक स्पेशल कुछ चीजें अनाउंस की हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो बोला गया है कि बिहार के अंदर रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर 26,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है बजट स्पीच में कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलवाने की कोशिश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार सरकार को थ्रू मल्टीलैटरल डेवलपमेंट एजेंसीज। मतलब दुनिया भर में जो बड़े बड़े एजेंसीज हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक बहुत सारे, उनके माध्यम से और पैसा बिहार को मिल सके, वो कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा यहां पर आप देख पाएंगे बोला गया है कि रोड्स के अलावा बिहार के अंदर एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर भी फोकस होगा। और साथ ही साथ यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, दैट इज पूर्वोदया योजना। पूर्वोदया प्लान सरकार लॉन्च कर रही है, जिसके तहत ऑल राउंड डेवलपमेंट यहां पर बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में करेगी। मतलब ये 5 राज्य आपको ध्यान में रखना है जहां पर ये पूर्वोदया प्लान लाया जाएगा, जिसके तहत ऑल राउंड डेवलपमेंट सरकार करेगी, ऐसा बोला गया है इसके अंदर। फिर इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला, आंध्र प्रदेश में जो टीडीपी है उनका भी सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए टीडीपी को लेकर एक्चुअली क्या है ना कि आंध्र प्रदेश जब डिवाइड हुआ था, तेलंगाना नया राज्य बना था, तो सबसे बड़ी जो मांग थी आंध्र प्रदेश की वो ये थी कि उनका तो कैपिटल छिन जाएगा। अब कैपिटल क्या रहेगा, क्योंकि हैदराबाद तो चला गया तेलंगाना में, तो कैपिटल बनाने के लिए उनको बहुत बड़ा खर्चा आएगा। ये इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए। तो यहां पर एक स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कैपिटल सिटी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसी साल 15,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किए जाएंगे आंध्र प्रदेश में कैपिटल बनाने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर की गई है। खैर, अब मैं आता हूं यहां पर बजट के अंदर एक एक करके क्या क्या चीजें बोली गई। सबसे पहले एग्रीकल्चर को लेकर, यहां पर एग्रीकल्चर में देखिए हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रिसर्च वगैरह के ऊपर उतना फोकस नहीं होता। तो सरकार कह रही है कि अब से हम यहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च लाने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर भी आपको पता होगा देश में यहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह हैं उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। जैसे अमूल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कैसे यहां पर फायदा हुआ है किसानों को। तो उसी के तर्ज पर नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी सरकार लेकर आएगी ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा मिले। इसके अलावा यहां पर आपको पता है कि अभी भी हम बहुत सारा जो ऑयल है बाहर से मंगाते हैं, जो ऑयल सीड्स हैं, चाहे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन, सनफ्लावर, तो उस पर हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सरकार का कहना है। इसके अलावा आपको पता है कि अब जरूरी हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे क्रॉप को उगाया जाए ताकि वो क्लाइमेट रेसिस्टेंस हो। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तो उससे क्रॉप्स को नुकसान ना हो। तो यहां पर 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ये फार्मर्स के लिए रिलीज किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये बोला गया एग्रीकल्चर के लिए। फर्दर यहां पर नेचुरल फार्मिंग को लेकर बोला गया है कि सरकार कोशिश करेगी कि 1 करोड़ फार्मर्स को देश भर में नेचुरल फार्मिंग की तरफ धकेला जाए। मतलब उनको बोला जाए कि आप नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करिए और अगले 2 साल में यहां पर सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, वो सब करवाने की कोशिश की जाएगी। मतलब जो पेस्टिसाइड्स वो सब का जो इस्तेमाल होता है वो ना हो, उसी को हम नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर जो शिम्प प्रोडक्शन वगैरह है, जो फिशरमैन वगैरह हैं, उनको एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर सकें, उसके लिए सरकार मदद करेगी। और इसके अलावा यहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली क्या है कि जो लैंड हो गया, फार्मर्स का लैंड हो गया, इन सबको डिजिटाइज किया जाए अगले 3 सालों में, ऐसा बोला गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा।
तो एग्रीकल्चर के बाद अब बारी आती है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की। तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के अंदर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया और इसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, टोटल 5 पीएम पैकेज स्कीम अनाउंस किया गया है, 5, जिसमें से 3 पैकेज स्कीम आप यहां पर देख सकते हो। एक बोला गया है सबसे पहला फर्स्ट टाइमर्स के लिए, मतलब कि वो लोग जो पहली बार जॉब लेंगे, अगर आपको कहीं पर पहली बार जॉब मिलती है तो इसके लिए यहां पर सरकार आपको एक्स्ट्रा 15,000 रुपए तक देगी, ऐसे ही दे देगी, मतलब सरकार अपनी तरफ से देगी। ये 3 इंस्टॉलमेंट में यहां पर दिया जाएगा, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ यूथ को फायदा होने वाला है। 210 लाख यूथ, मतलब 2.1 करोड़ यूथ को इससे फायदा होगा। ये पहला स्कीम है। दूसरा, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और जॉब क्रिएशन हो, इसके लिए यहां पर यह बोला है सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि ईपीएफओ के अंदर जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी पहले 4 साल में, अगर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जॉब क्रिएट होती है, और इसकी वजह से करीब 30 लाख यूथ को फायदा हो सकता है। तीसरा, यहां पर सपोर्ट दिया जाएगा एम्प्लॉयर्स को, मतलब कोई किसी की फैक्ट्री है, कोई नौकरी दे रहा है किसी को, तो यहां पर सरकार का कहना है कि जो एम्प्लॉयर, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी इनकम 15,000 रुपए तक है हर महीना, तो यहां पर आपको ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करना होता है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय दोनों को। तो यहां पर जो एम्प्लॉयर है, अगर मान लो वो 5,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस केस में 3,000 रुपए तक एक तरह से ईपीएफओ का जो पैसा है वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा, मतलब सरकार अपनी तरफ से यहां पर 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने वाली है, जिसकी वजह से करीब 50 लाख नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं। तो ये पहला एम्प्लॉयमेंट को लेकर बोला गया। फिर दूसरा, अगेन आप देख सकते हो, मतलब 3 वो स्कीम हो गए। चौथा वाला स्कीम ये रहा पीएम पैकेज के अंदर, इसमें यह बोला गया है कि स्किल किया जाएगा, 20 लाख यूथ्स को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा अगले 5 साल में। साथ ही साथ 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा, और उसके अंदर यहां पर जो कंटेंट है, जो कोर्स कंटेंट हो गया, डिजाइन हो गया, वो सब कुछ इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से होगा, इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आज के डेट में आप अक्सर सुनते होंगे लोगों ने ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, तो इंडस्ट्री को वो स्किल कौन सी चाहिए उसके आधार पर उनको स्किल दी जाएगी इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फिर इसके अलावा यहां पर वुमेन वगैरह के ऊपर काफी फोकस किया गया है, और बोला गया है कि यहां पर वर्किंग वुमेन के लिए जो हॉस्टल्स वगैरह है वो क्रिएट किए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। इसके अलावा लोन्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपना काम वगैरह स्टार्ट कर सकें। फर्दर आप देख सकते हो, अगर किसी बच्चे को हायर एजुकेशन प्राप्त करना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन डोमेस्टिक के लिए ध्यान रखिएगा, देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन में जाकर पढ़ रहे हो, अगर आप देश में पढ़ रहे हो और आपको लोन चाहिए पढ़ाई के लिए, तो सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड करेगी। और इसमें देखिए यहां पर यह बोला गया है कि 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, मतलब मान लो अगर बैंक आपसे 8% इंटरेस्ट चार्ज करिए तो 3% इंटरेस्ट सरकार अपनी तरफ से देगी, तो आपको सिर्फ 5% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यह सब कुछ किया जा रहा है ताकि लोग पढ़ाई कर सकें, स्किल प्राप्त कर सकें, नौकरी लग सके। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की, जहां पर ट्राइबल्स आते हैं, महिलाएं, उन सब के लिए सरकार यहां पर क्या कर रही है। देखो, एक तो मैंने आपको बताया पूर्वोदया प्लान, जो राज्य ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए सरकार, आपको मैंने पहले ही बोला कि यहां पर एक ओवरऑल डेवलपमेंट लेकर आएगी इन 5 राज्यों के अंदर। फिर यहां पर यह भी बोला गया है कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, मतलब अमृतसर से कोलकाता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, और बीच में झारखंड में एक गया आता है, आपको पता होगा, ठीक है, बुद्ध भगवान से रिलेटेड है, तो वहां पर एक इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो भी खोला जाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर महिलाओं के बेनिफिट्स के लिए, वुमेन एंड गर्ल्स के बेनिफिट के लिए सरकार टोटल 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। फिर इसके साथ साथ ट्राइबल्स के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इसमें अगर आप देखेंगे तो सरकार का कहना है कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है ट्राइबल कम्युनिटीज का 63,000 विलेजेस में, उसको इंप्रूव किया जाएगा, जिसकी वजह से 5 करोड़ ट्राइबल्स को फायदा होगा। इसके अलावा यहां पर बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये हमारे देश के बाकी जगह पर तो काफी फैला हुआ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी भी इसकी कमी है, तो 100 ब्रांचेस उनके नॉर्थ ईस्ट रीजन में खोले जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को लेकर, देखो एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह होते हैं, उसी को लेकर चीजें बार बार दोहराई गई हैं, लेकिन यहां पर जो एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए वो है मुद्रा लोन को लेकर। अभी तक क्या था कि जब आप मुद्रा लोन लेते थे तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ही आपको मिल पाता था तरुण वाले कैटेगरी के अंदर, लेकिन अब यह बढ़ाकर डबल कर दिया गया है 20 लाख रुपए तक। मतलब जिन लोगों ने मान लो पहले लोन वगैरह लिया था मुद्रा स्कीम के तहत और समय पर उसको चुका दिया, तो
तो वो 20 लाख रुपए तक भी और लोन ले सकते हैं, ऐसा बोला गया है। अब देखिए यहां पर पांचवा वाला स्कीम, मैंने आपको बोला था ना कि स्किल और एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार टोटल 5 पीएम पैकेज लेकर आई है। 3 तो ये मैंने आपको बता दिया, चौथा ये वाला मैंने आपको बताया, और पांचवा वाला ये स्कीम है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, काफी ज्यादा उत्साह है इसको लेकर, वो ये है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। सरकार ये कह रही है कि देश के अंदर जो टॉप 500 कंपनीज हैं वहां पर आप इंटर्नशिप ले सकते हो, और इसके लिए लगभग 5,000 रुपए महीना सरकार अपनी तरफ से देगी। साथ ही साथ 6,000 रुपए वन टाइम असिस्टेंस भी आपको दिया जाएगा। तो यह बोला गया है कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज टोटल 1 करोड़ यूथ को मिलेगी अगले 5 सालों में, ऐसा बताया गया है। तो ये टोटल 5 पैकेज स्कीम हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर इसके अलावा यहां पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को बढ़ावा देने के लिए 12 इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं वो खोले जाएंगे अंडर दी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। फिर इसके अलावा यहां पर रेंटल हाउसिंग वगैरह, जैसे वर्कर्स वगैरह हैं उनको काम करना है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा रेंट में ही गवा देते हैं, तो उनके लिए डॉर्मेट्री टाइप जो अकोमोडेशन है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल वगैरह में कई जगहों पर आपने देखा होगा क्रिटिकल मिनरल्स की काफ़ी चर्चा होती है कि उसके बिना काम हो ही नहीं सकता आज के डेट में। तो क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है ताकि देश के अंदर प्रोडक्शन इसका बढ़ाया जा सके। फिर इसके अलावा यहाँ पर ट्रिब्यूनल, एपिलेट ट्रिब्यूनल, मान लो कोई इशू हो गया, प्रॉब्लम हो गया सरकार के साथ, इंडस्ट्रीज के बीच में, तो यहां पर ट्रिब्यूनल्स वगैरह लाए जा रहे हैं ताकि और ज्यादा स्पीड अप हो सके। इंसॉल्वेंसी वगैरह करना है, कंपनी डूब गई या फिर जो भी है उसको जल्दी से निपटारा हो सके। नेक्स्ट अब हम आते हैं 5वें पिलर के ऊपर, दैट इज अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट के अगर अंदर हम बात करें तो क्या क्या चीजें आती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे घर हो गया, घर सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्बन एरियाज में क्योंकि जगह कम होती है। तो वहां पर क्या है ना, आपने अक्सर देखा होगा स्टैंप ड्यूटी काफी ज्यादा लगती है जिसकी वजह से लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते घर को। तो यहां पर सरकार ये कह रही है कि हम राज्यों को एनकरेज करेंगे, क्योंकि ये आता है राज्य के अंदर, हम राज्यों को एनकरेज करेंगे कि प्रॉपर्टीज पर जो स्टैंप ड्यूटीज हैं वो घटाई जाए। अगर वो घर महिला के द्वारा लिया जा रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी महिला के नाम पर है, तो आप प्लीज उनके लिए स्टैंप ड्यूटी थोड़ा सा घटा दीजिए। इसके अलावा स्ट्रीट मार्केट वगैरह, मतलब कि जो लोकल्स लोग हैं उनके लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटी हो सके, इसके लिए हाथ वगैरह होता है उसको सेटअप किया जाए। इसके अलावा यहां पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अब देखिए बोला यह जा रहा है कि करीब 14 बड़े शहरों में जहां पर पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है, तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट वहां पर किया जाएगा। मतलब कि जैसे कि आना जाना, मतलब कंजेशन वगैरह कम हो, मेट्रो लाइंस वगैरह आए, इस तरह की चीजों के ऊपर डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा वाटर एक सबसे बड़ी समस्या है अर्बन एरियाज में, तो वाटर मैनेजमेंट को देकर देखिए क्या बोला गया है कि 100 बड़े शहरों के अंदर वहां पर वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो लगाने के लिए यहां पर सरकार पैसा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी ताकि बैंक्स वगैरह से लोन मिल सके और उन शहरों के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकें ताकि लोगों को रेगुलर वाटर की सप्लाई आ सके। फिर इसके अलावा गरीबों के लिए अर्बन एरियाज में रहने के लिए जो जगह है, हाउसिंग की नीड्स है, इसके लिए आपको पता होगा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये स्टार्ट किया था। तो इसका जो सेकंड वाला वर्जन है, इसके तहत सरकार कह रही है कि 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए यहां पर हम घर प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए 10 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा मान लो कोई रेंट वगैरह पर रह रहा है, उनके लिए ट्रांसपेरेंसी हो, रेंटल वगैरह जो चीजें होती हैं उसको और थोड़ा सा सरल बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम पिलर पर आते हैं, दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर देखिए क्या बोला गया है, मतलब बिजली वगैरह जो प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को। तो यहां पर देखिए क्या है कि बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने के बजाय सरकार अब ये कह रही है कि हम भारत स्मॉल रिएक्टर्स ये बनाएंगे। और देखिए पहली बार यहां पर ऐसा हो रहा है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर इन्वॉल्व करी है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर वगैरह में प्राइवेट सेक्टर को यूजुअली इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। लेकिन सरकार कह रही है कि छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स जो कि खतरा भी नहीं रहता है, मतलब ऐसा कोई इशू भी नहीं है, और उसको अगर लगाया जाए तो लोगों को लगातार इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलती रहे। तो भारत स्मॉल रिएक्टर्स, ध्यान रखिएगा, ये यहां पर अब सेटअप किया जाएगा देश में। फिर इसके अलावा यहां पर एक पार्टनरशिप होगा एनटीपीसी और भेल के बीच में, जिसके तहत थर्मल पावर प्लांट, और ये होगा 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट का, वो फुल स्केल पर सेटअप किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ आपको पता है कि पिछले काफी समय से काफी डिस्कशन हो रहा है इस स्कीम के बारे में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मतलब अगर आप अपने घर के छत पर जो सोलर प्लांट वगैरह है वो लगवाते हैं तो इससे आपको सरकार मुफ्त बिजली प्रोवाइड करेगी और इससे करीब 1 करोड़ घरों को फायदा हो सकता है और हर महीने
300 यूनिट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा ये हमें देखना होता है कि आखिरकार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है। तो देखिए क्या है ना कि इंटरिम बजट में जो फरवरी में बजट आया था उसी में सरकार ने कह दिया था हम 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो उसको बरकरार रखा गया है। मतलब 2024-25 ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें सरकार 11.11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना चाहती है, और ये अमाउंट कह सकते हैं आप लगभग 3.4% ऑफ जीडीपी। और एक अच्छी बात है क्योंकि लेट मी टेल यू, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे ना पहले तो काफी कम था। इनफैक्ट 5 साल पहले आप देखिए तो सरकार हार्डली 3.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ इस तरह से खर्च करती थी। पिछले 5 साल में यह अमाउंट बढ़कर अब 11-12 लाख करोड़ हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर इसके अलावा सरकार यह भी कह रही है कि राज्य जो हैं, जो स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स, वहां पर ज्यादा से ज्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उनको 1.5 लाख करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म मतलब आप समझ रहे हो ना, राज्यों के लिए लॉन्ग टर्म होता है 40 साल 50 साल, तो इतने लंबे लंबे वाले जो लोन है वो राज्यों को दिए जाएंगे इंटरेस्ट फ्री। फिर इसके अलावा यहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चल रहा है। रूरल एरियाज के अंदर रोड की कनेक्टिविटी हो सके, इसको देखते हुए फेज 4 इसका लाया जा रहा है, जिसके तहत आप देख सकते हैं जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है वो आपका आएगा करीब 25,000 रूरल हैबिटेशन में, तो ये आपका लाया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन की, देखो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था और देखिए देश का बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं गया। आसाम के अंदर काफी बड़ा अभी फ्लड आया था, लेकिन बहुत लोग फोकस नहीं कर पाए। और तो यहां पर क्या है कि आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड, वहां पर फ्लड मैनेजमेंट वगैरह सही से हो सके, इसके लिए सरकार काम करेगी और पैसे खर्च करेगी, और साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट देगी इरिगेशन वगैरह के लिए। जो रिवर लिंक वगैरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसको करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यहां पर सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशली बोला गया है कि वहां पर रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जो लोग बेघर वगैरह हो गए हैं बाढ़ वगैरह की वजह से, जो अभी जिस तरह से बारिश वगैरह आया था, उनको सरकार सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट यहां पर टूरिज्म, देखिए अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, देश की इकोनॉमी में काफी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो देखिए आपने सुना होगा कि काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनारस के अंदर खोला गया था, वाराणसी के अंदर बनाया गया था। उसी तर्ज पर गया में यहां पर जो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के राजगीर में आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया जाएगा, ताकि जो भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं उनके लिए और सहूलियत हो सके। इसके अलावा बिहार में ही आप देख सकते हैं नालंदा में फर्दर डेवलपमेंट होगा। रिसेंटली आपको याद होगा नालंदा यूनिवर्सिटी का ओपन किया गया था, तो वहां पर और टूरिस्ट आ सकें इसके लिए कोशिश करेगी सरकार। और साथ ही साथ उड़ीसा के लिए स्पेशली बोला गया है कि वहां पर सीनिक ब्यूटी, टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्टमैन, उन सबको भी बढ़ावा दिया जाएगा कि और ज्यादा टूरिज्म उड़ीसा के अंदर बढ़ सके। और ध्यान रखिएगा इस बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है, नवीन पटनायक जी की जो काफी समय से जो सरकार थी वो हट गई है। फिर नेक्स्ट यहां पर इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कहा गया है। मतलब देखिए बोलने के लिए तो सरकार हर साल बजट के अंदर ये चीजें ले आती हैं कि इनोवेशन करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन भारत में आपको उतना बढ़ चढ़कर ये देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टिल यहां पर सरकार कह रही है कि हम अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो बेसिक रिसर्च, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो गया उसको हम स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन को फर्दर पुश किया जाएगा और इसके लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ स्पेस इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो गया है, इसके लिए यहां पर वेंचर कैपिटल फंड जो है करीब 1,000 करोड़ का सेटअप किया जाएगा, ताकि स्पेस इकोनॉमी को एक पुश मिल सके। नेक्स्ट यहां पर आखिरी जो है वो है आपका नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहने का मतलब है कि सरकार एक ऐसा रिफॉर्म लाने वाली है जिससे रूरल और अर्बन एरियाज के जो लैंड है उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और बेसिकली क्या हमारे देश में अभी आप देखोगे तो जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो सही से देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको पता करना है ना आपके घर का, जमीन का कहां पर रिकॉर्ड रखा है, तो बहुत बड़ी से बड़ी फाइलें पलटनी पड़ती हैं, तब जाकर चीजें पता चल पाती हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो उसको डिजिटाइज करने के लिए आप देख सकते हो यहां पर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर भू आधार सभी लैंड के लिए लाया जा रहा है रूरल एरियाज में। और उसी तर्ज पर यहां पर डिजिटाइजेशन ऑफ जो मैप्स है अर्बन एरियाज में, लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह अर्बन एरियाज में जीआईएस मैपिंग वगैरह के तहत किया जाएगा।
अब इससे फायदा बहुत कुछ होता है कि एक बार रिकॉर्ड में चला गया ना, डेटाबेस में चला गया, तो फ्यूचर में आपको इशू नहीं आएगा। अचानक से आपको कुछ लोन लेना पड़ गया तो तुरंत सेंट्रल डेटाबेस से देखा जा सकता है कि आप ये लैंड ओन करते हो, तो आपको उस बेसिस पर लैंड मिल सकेगा। सेम उसी प्रकार से किसानों के लिए बहुत मदद हो सकेगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लैंड रिकॉर्ड्स रखना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि हम ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के तहत करने वाले हैं। खैर, अभी तक हमने चर्चा कर लिया कि सरकार क्या क्या चीजें ला रही हैं, अलग अलग स्कीम्स के तहत क्या सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन अब हम आते हैं पैसों के ऊपर। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार को पैसा कहां से आ रहा है, कितना सरकार खर्च कर रही है, किसके ऊपर खर्च कर रही है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना हो रहा है। टैक्स को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, वो क्या क्या है, जो इनकम टैक्स होता है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। मार्केट अचानक से, अगर आप देखोगे तो निर्मला सीतारमण जी जो स्पीच दे रही थी उसके बीच में अचानक से मार्केट काफी तेजी से गिरा था, उसका कारण क्या है, वो सब कुछ अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार को पैसा कितना आ रहा है। देखो, जो हम बात करते हैं ना पैसा आना, उसको हम कहते हैं रिसीट। तो यहां पर दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट की अगर हम बात करें तो सरकार को टैक्सेस के माध्यम से, जैसे टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर जीएसटी वगैरह हो गया, इसके अलावा मान लो ट्रैफिक चलान्स वगैरह, ये सब जितने भी पैसे आते हैं ना, वो सब कुछ हम उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। और आप देख सकते हैं 2024-25 में सरकार का कहना है कि 31.3 लाख करोड़ इतना रेवेन्यू रिसीट आने वाला है। मतलब इन सब के माध्यम से सरकार को 31.3 लाख करोड़ रुपए आएंगे, मेनली जीएसटी और इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से। फिर कैपिटल रिसीट क्या होता है? कैपिटल रिसीट बेसिकली क्या है ना, कि सरकारी कंपनीज वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो सरकार को उससे पैसा मिलता है जब सरकार उसको बेचती है। फिर इसके अलावा क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हर बजट में सरकार ज्यादा खर्च करती है, तो जो खर्च करती है ज्यादा, वो कहां से आएगा? सरकार को बोरो करना होगा, तो जो सरकार लोन लेगी, बोरो करेगी, वो सब कुछ आपको यहां पर दिखेगा कैपिटल रिसीट के अंदर। तो 2024-25 में बताया गया है कि सरकार का कैपिटल रिसीट होगा 16.9 लाख करोड़ रुपीस। मतलब ये आपको दोनों ऐड कर दीजिए, रेवेन्यू रिसीट से कितना आ रहा है 13.3 लाख करोड़, कैपिटल रिसीट से आ रहा है 16.9 लाख करोड़। आई थिंक ये कितना होगा, ये आई थिंक शायद होना चाहिए 48.2 लाख करोड़। तो ये सरकार के पास पैसा आने वाला है 2024-25 में, ये समझ गए हम। फिर सरकार पैसा कितना खर्च कर रही है, कैसे? अब ऑब्वियस सी बात है जितना आ रहा है खर्च कर रही है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करती है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि दो तरीके से सरकार खर्चा करती है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था ना अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, रोड्स बनाने में, कनाल्स बनाने में, मतलब वो चीजों पर सरकार खर्चा करती है जिससे एसेट क्रिएट होता है, सरकार को उससे रिटर्न आता है फ्यूचर में। तो जितना ज्यादा सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगी उतनी अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफी हद तक बढ़ गया है सरकार का, क्योंकि पिछले 3 वर्ष से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 34-35 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन अब यह बढ़कर हो गया है 37 लाख करोड़। मतलब सरकार जो सैलरी पे कर रही है, पेंशन पे कर रही है, ये सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती है। तो यह ध्यान में रखना है, और हमेशा यही बोला जाता है कि जो आपका रेवेन्यू रिसीट्स है ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसीट कितना है 31.3 लाख करोड़, और सरकार खर्च कितना करिए 37.1 लाख करोड़। मतलब ये कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसी प्रकार से मैंने आपको क्या बोला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये है 11.1 लाख करोड़। लेकिन इसके अलावा भी क्या है ना कि सरकार यहां पर 4 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करी। जो मैंने आपको बताया था कि सरकार लोन वगैरह देगी, जैसे उनको राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह मिलेगा, इस तरह की बहुत सारी जो पैसे हैं, जैसे बिहार के लिए स्पेशल कुछ कर रही है, आंध्र प्रदेश के लिए, तो वो सारी चीजों को देखते हुए ये बढ़ गया है और ये हो गया है 15 लाख करोड़ रुपए। तो ये ओवरऑल खर्चा करने वाली है सरकार। और जाहिर सी बात है, जब सरकार ज्यादा खर्चा करती है तो उसकी वजह से होता है डेफिसिट, जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर में जो निवेशक होते हैं ना, वो इसी नंबर के ऊपर फोकस करते हैं कि यहां पर देश में, इनके देश में कितना फिस्कल डेफिसिट है। मतलब कहीं सरकार बहुत ज्यादा तो खर्चा नहीं कर दे रही है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लो 1000 रुपए सरकार की आमदनी है, सरकार खर्चा कर रही है 1200 रुपए, तो 200 रुपए क्या है, ये फिस्कल डेफिसिट है। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी कहें, जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि हमारे देश की जीडीपी 1000 रुपए है,
और हमारा डेफिसिट कितना आया, फिस्कल डेफिसिट, ये 200 रुपए आया। मतलब कितना परसेंट ऑफ जीडीपी आया, ये आया 20% ऑफ जीडीपी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्या है ना कि यहां पर बोला गया है कि 2024-25 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.9% ऑफ जीडीपी होने वाला है। और ये बहुत अच्छी चीज है, ये मैं कहूंगा कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है इसको लेकर। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली 2020-21 में क्या हुआ था, हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत शूट कर गया था, क्योंकि आमदनी वगैरह एकदम कम हो गई थी, टैक्सेस वगैरह आ नहीं पाए थे, जीएसटी वगैरह एकदम नीचे चला गया था, तो सरकार को ज्यादा बोरो करना पड़ा अचानक से कोविड के समय, और हमारा फिस्कल डेफिसिट चला गया 9.2% ऑफ जीडीपी। फिर उसके बाद से धीरे धीरे सरकार कम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, इंटरिम बजट में सरकार ने कहा था कि 2024-25 में हम फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है हमारा 5.1%, जो कि अगेन अच्छी चीज थी, क्योंकि ज्यादातर लोग मान के चल रहे थे 5.2% होगा, तो सरकार ने और कम किया 5.1%। लेकिन एक्चुअल में अब यहां पर सरकार ने बोला है कि 5.1% भी नहीं, हम इसको रखेंगे 4.9%। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो बहुत अच्छा है। और अगले साल 2025-26 में जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, इसमें सरकार इसको फर्दर नीचे लेकर आएगी और वो करेगी 4.5%। खैर, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होता है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सरकार मान लो 1 रुपए कमा रही है या फिर 100 रुपए कमा रही है, उसमें से कितना सरकार के पास किस माध्यम से आ रहा है, और 100 रुपए जो खर्च कर रही है वो सरकार किन चीजों पर खर्च कर रही है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार को कहां से पैसा आ रहा है। तो मान लो अगर टोटल 100 रुपए सरकार के पास आ रहा है, तो इसमें से 27 रुपए तो सिर्फ बोरोइंग और लायबिलिटीज की वजह से आ रहा है। मतलब कि सरकार यहां पर बहुत सारा रुपए बोरो करती है, और इसीलिए क्या है, जनरेशन दर जनरेशन ये लगातार पाइलअप हो जाता है, बढ़ता जाता है। और इसी के कारण है जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो हमारा खर्चा भी होता है ना, वो सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्चा होता है। खैर, यहां पर सबसे ज्यादा पैसा बोरोइंग की वजह से आया 27%। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर आता है इनकम टैक्स, जो हम बात करते हैं ना, जो पर्सनल इनकम टैक्स, जिसमें कुछ चेंजेस हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनकम टैक्स के माध्यम से करीब 19 रुपए आता है, 19% आता है। फिर थर्ड नंबर पर है आपका जीएसटी और बाकी के टैक्सेस, करीब 18%। और 17% पैसा आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब कंपनीज वगैरह जो टैक्स पे करती हैं वहां से ये आता है। और फिर बाकी के भी नंबर्स आप देख सकते हो, जैसे नॉन टैक्स रिसीट हो गया, जैसे कि यहां पर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, इन सबसे सरकार को बाकी के पैसे आते हैं। लेकिन सरकार अगर 100 रुपए खर्च कर रही है तो कहां पर खर्च कर रही है। देखो, एक तो क्या है ना कि सबसे बड़ा हिस्सा सरकार का कहां जाएगा पैसे का, ऑब्वियस सी बात है राज्यों को, क्योंकि राज्यों के पास पैसा आएगा तभी तो राज्य भी खर्च कर पाएंगे। तो जितना भी 100 रुपए है, मान लो इसमें से 21 रुपए तो राज्यों के पास चला जाता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो टैक्स डिवोल्यूशन होता है ना, हम सबको पता है। फिर इसके अलावा दूसरे नंबर पर है इंटरेस्ट पेमेंट। सोच के देखिए, सरकार 100 रुपए इस साल खर्च कर रही है, तो उसमें से 19 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा। मतलब इतने वर्षों से सरकारों ने, जो इतनी सारी सरकारें आई हमारे देश के अंदर, वो बोरो करती गई, तो उसके ऊपर हर साल हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, देना पड़ता है, तो उतना सारा पैसा इधर चला गया। फिर यहां पर थर्ड नंबर पर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब कि सरकार जो स्कीम्स लेकर आती है, राज्यों में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके लिए हो गया आपका करीब 16% पैसा वहां पर चला जाता है। फिर बाकी का हिस्सा आप देख सकते हो, जैसे फाइनेंस कमीशन ने कुछ बोला होगा कि आप इसको इतना और ट्रांसफर कर दीजिए, 9% उधर चला गया। उसी प्रकार से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, उसमें करीब 8% चला जाता है। अदर एक्सपेंडिचर, पेंशन हो गया, डिफेंस हो गया, करीब 8%, मतलब हर 100 रुपए में से 8 रुपए हमारा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ऊपर खर्चा हो जाता है। फिर बाकी सब्सिडीज हो गई। फिर इसके अलावा यहां पर सरकार का जो मेजर एक्सपेंडिचर है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख पाओगे, दैट इज डिफेंस के ऊपर सरकार टोटल कितना खर्चा कर रही है, 4.5 लाख करोड़ रुपीस। रूरल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार 2.65 लाख करोड़ खर्च कर रही है। एग्रीकल्चर के ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। होम अफेयर्स 1.5 लाख करोड़, एजुकेशन के ऊपर 1.25 लाख करोड़, आईटी टेलीकॉम जो है उसके ऊपर 1.16 लाख करोड़, हेल्थ के ऊपर 89,000 करोड़, एनर्जी 68,000 करोड़। ये कुछ मेजर एक्सपेंडिचर है, वो आप देख पाएंगे। फिर इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट का सरकार ने नंबर दिया, ये कम हो गया है, मतलब अच्छी बात है, क्योंकि जो हम ट्रेड करते हैं, जाहिर सी बात है हम ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं, जैसे ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। खैर, ये सब हम चर्चा करते रहते हैं। और जीडीपी का भी जहां तक सवाल है, कल मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें बताया भी था कि इस साल हमारी देश की जो जीडीपी है, मतलब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया है 2023-24 का, देश की जीडीपी रही 8.2%। और इस साल 2024-25 में जो हमारी देश की जीडीपी रहने का अनुमान है वो होगा लगभग 6.5% से लेकर 7% के बीच में, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो अब देखें क्या होता है। खैर, लास्ट में अब मैं आपको बताता हूं टैक्सेस को लेकर क्या बोला गया है। एक तो सरकार ये कह रही है कि हम टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। आपको पता होगा
इनकम टैक्स, एक एक्ट है इनकम टैक्स का 1961 का, सरकार इसको रिव्यू करने वाली है। और निर्मला सीतारमण जी ने अपने इस बजट स्पीच में कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर यहां पर ये रिव्यू हो जाएगा और हो सकता है कि सरकार एक नया कानून लेकर आए। 1961 वाला जो कानून है इनकम टैक्स का, क्योंकि इसमें बहुत से चीजें हैं, इश्यूज हैं और इसको लेकर अक्सर कंप्लेन किया जाता है। मैं चाह रहा हूं कि इसको बदला जाए और अगर ऐसा हो पाता है तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर इसके अलावा यहां पर लिटिगेशन अपील्स वगैरह जो होते हैं उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। इनफैक्ट आपने देखा होगा हर साल ये होता है, हर बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि पिछले बार का जो टैक्सेस था जिन लोगों ने पे नहीं किया, हम उनको थोड़ा सा एक विंडो दे रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं कि अगर वो अभी भी देना चाहें तो दे सकते हैं, तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगाया जाएगा। फर्दर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारे देश में अभी भी बहुत से लोग टैक्स नहीं देते हैं, तो टैक्स बेस बढ़ाया जाए। ठीक है, मतलब टैक्स नहीं देने का मतलब जीएसटी वगैरह तो सब देते ही हैं देखिए, लेकिन जो इनकम टैक्स होता है ना उसमें अभी भी बहुत कम % ऑफ पीपल हैं जो देते हैं, तो टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कई सारे इश्यूज वगैरह हैं एक्सपोर्ट करने में, ट्रेड करने में, उन सबको यहाँ पर उसमें जो टैक्सेस वगैरह लगता है उसमें सुधार किया जाएगा ताकि लोगों को फायदा हो सके, लोग अच्छे से बिजनेस कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कस्टम ड्यूटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्सेस का। देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर कई चीजों पर जो टैक्सेस लगता था उसमें चेंजेस किए गए हैं। एक तो है 3 प्रकार के कैंसर मेडिसिन होते थे उसके ऊपर सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती थी, तो उसको हटा दिया गया है, मतलब मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल फोन वगैरह चार्जर्स के ऊपर 15% का ड्यूटी लगाया जाता था, मतलब उससे ज़्यादा ड्यूटी लगाया जाता था, तो उसको घटाकर 15% कर दिया गया है। तो मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है यहाँ पर। फिर इसके अलावा गोल्ड सिल्वर के ऊपर 10% की ड्यूटी लगाई जाती थी, कस्टम ड्यूटी बाहर से मंगाने के लिए, अब इसको घटाकर कर दिया गया है 6%। इसके अलावा फार्मर्स वगैरह के लिए जो श्रिम्प है, फिश फीड वगैरह हो गया, तो वहां पर ड्यूटी लगता था ज़्यादा पहले, अब इसको घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कैपिटल गुड्स वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, उसमें बहुत सारी, मतलब स्पेशली जैसे सोलर सेल वगैरह हो गया, उसको हमें बनाना है, पैनल्स बनाना है, तो बड़े बड़े मशीन चाहिए, तो मशीन जो हम लाते थे उसके ऊपर सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती थी। सरकार ने कहा है कि अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, मतलब सरकार चाह रही है कि जो सोलर सेल्स हैं, पैनल्स हैं, उसको देश के अंदर ही बनाया जाए। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स, आपको पता है 25 क्रिटिकल मिनरल्स अलग अलग प्रकार के, जो कि बहुत जरूरी है। चाइना ने एक तरफा मोनोपोली कर रखी है उसके ऊपर, तो यहां पर जो क्रिटिकल मिनरल्स आता था बाहर से, उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी, वो एक तरह से हटा दिया गया है पूरी तरह से। अब यहां पर क्वेश्चन है कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर क्या प्रपोजल रखा गया है। देखो एक तो चीज मैं आपको यहां पर यह बता दूं, अभी जो मार्केट गिरा था, स्टॉक मार्केट अचानक से गिरा, अब देखिए स्टॉक मार्केट के ऊपर भी स्टडी आईक्यू का कोर्स है, वो आप चाहो तो देख सकते हो, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अचानक से मैं देख रहा था निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी और स्टॉक मार्केट मतलब लगभग 40-50 अंक गिरा हुआ था निफ्टी का, लेकिन धड़ल्ले से यहां पर सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की गिरावट आ गई। जो निफ्टी है वो करीब करीब आई थिंक 400 पॉइंट तक गिर गया था, और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। और बहुत से लोगों को डर था, वो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, एसेट कहने का मतलब जैसे शेयर हो गया, अगर आपके पास मान लो टाटा का, रिलायंस का कोई शेयर पड़ा है और 1 साल से ज्यादा आप वो शेयर रख रहे हो, और उससे जो आपको गेन हो रहा है, मतलब हो सकता है ना कि पहले आपका जो है वो शेयर आपने लिया होगा 500 रुपए में और आपने बेचा उसको 5000 रुपए में, तो 4500 रुपए का फायदा हुआ, तो ये क्या है, गेन है। तो 1 साल से ज्यादा तक अगर आप उसको रखते हो और आपको गेन होता है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहले इसके ऊपर टैक्स लगाती थी सरकार 10%, और इसको बढ़ाकर कर दिया सरकार ने 12.5%। तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है और इसीलिए स्टॉक मार्केट अचानक से गिरा था। जहां तक शॉर्ट टर्म गेन का सवाल है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप उसको खरीद कर बेच देते हो तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है। इसके अलावा देखिए यहां पर एक चीज किया है सरकार ने, वो ये है कि जो छोटे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा कैपिटल गेन नहीं होता, उनके लिए कहा है कि हम वो लिमिट बढ़ाकर 1.25 लाख पर ईयर कर रहे हैं। मतलब अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 1.25 लाख रुपए तक का, तो आपके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो इससे मिडिल
इनकम फैमिलीज को, लोअर इनकम फैमिलीज को फायदा होगा, लेकिन हाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, जिनको बहुत सारा कैपिटल गेन का टैक्स होता है, उनके ऊपर एक तरह से सरकार टैक्स लगाएगी। इसके अलावा एंजल टैक्स, देखो इससे बहुत से जो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी में बहुत नाराजगी थी, क्योंकि एंजल टैक्स क्या होता है, वो मतलब एंजल आपको पता होगा इन्वेस्टर्स के बारे में कि जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, जो अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं, उनका कुछ आइडिया है कि हम ऐसा करेंगे, हो सकता है आगे चलकर वो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए। तो उस तरह के बिजनेस में क्या है कि एंजल जो इन्वेस्टर है वो आता है, उनको कुछ रुपए देता है, तो उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगाने लग गई थी, जो कि कहीं ना कहीं ये गलत था, बहुत से लोगों का मानना था। अब जाकर फाइनली सरकार ने डिसाइड किया कि एंजल टैक्स नहीं लगेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज किया है सरकार ने कि फॉरेन कंपनीज के ऊपर जो पहले कॉर्पोरेट टैक्स लगता था वो था 40%, इसको गिराकर कर दिया है सरकार ने 35%। ये इंपॉर्टेंट हुआ है। नेक्स्ट जहां तक सवाल है पर्सनल इनकम टैक्स का, इसमें बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ है, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर थोड़ी बहुत चीजें की गई हैं, वो बेसिकली क्या है कि आपको याद होगा कि अभी इस समय देश में दो तरीके का टैक्स रिजीम चल रहा है। एक तो जो पहले से चलता आ रहा था 2021 के पहले से, ठीक है, वो इस तरह का स्लैब था यहां पर कि 5% टैक्स, 20% और 30%, मतलब 10 लाख के ऊपर वाले जितने इनकम है उस पर 30% टैक्स लगेगा। लेकिन सरकार ने नया टैक्स रिजीम निकाला, अलग अलग स्लैब यहां पर निकाले, और इसमें आप देख सकते हो अलग अलग स्लैब आपको 5%, 10%, 15%, 20% और 30% देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या किया है कि जो नया वाला टैक्स रिजीम है, अब कोई भी टैक्स पेयर है वो जो चाहे चूज कर सकता है, अगर उसको पुराने वाले पर रहना है वो ले सकता है, नए वाले पर रहना है, लेकिन नए वाले में चेंजेस किया गया है। और क्या चेंज है मैं आपको बताता हूं। पहले क्या था कि 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में जो आपका पैसा था उसके ऊपर 5% टैक्स लगता था, इसको 1 लाख रुपए बढ़ा दिया, मतलब 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच का वाला जो आपका पैसा है उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। पहले क्या होता था, 6 लाख से 9 लाख के बीच वाला जो पैसा है उसके ऊपर 10% टैक्स लगता था। तो अब यहां पर बोला गया है कि 7 लाख से 10 लाख रुपए वाला पैसा है उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। और पहले क्या होता था, 9 लाख से 12 लाख रुपए वाला जो पैसा है उस पर 15% टैक्स लगता था। तो अब 10 लाख से 12 लाख रुपए वाले पर 15% टैक्स लगेगा। और फिर उसके ऊपर अगर आपका इनकम है 12 से 15 लाख के बीच वाला है तो उसको 20% का टैक्स देना होगा इस वाले पैसे पर। और जिनका 15 लाख से भी ऊपर का इनकम है तो उसके ऊपर जो आपकी कमाई होती है उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। अब देखिए, जब भी मैं यहां पर इनकम टैक्स की बात करता हूं ना, बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, तो कई लोगों को लगेगा कि देखो 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% टैक्स पे करना पड़ा है तो आपको ऊपर टैक्स लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, नए वाले रिजीम के तहत यहां पर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, 7 लाख रुपीस तक है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा यहां पर सरकार क्या करती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। जैसे कि अभी क्या हुआ है कि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50%, 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपीज कर दिया। मतलब आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और मान लीजिए आपकी इनकम है, मैं कहता हूं 7.75 लाख, ठीक है, सालाना इनकम है, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लो अगर मैं कहता हूं कि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो क्या 10 लाख है तो इसका मतलब क्या पूरा 10% आपको देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता है। यहां पर 10 लाख में क्या है कि 0 से 3 लाख वाला जो पैसा है उसके ऊपर कोई पैसा नहीं है आपका। जो 3 से 7 लाख वाला पैसा है, मतलब इस 10 लाख रुपए में से जो 4 लाख रुपए है उसके ऊपर 5% देना होगा, और ये 7 लाख से 10 लाख के बीच का मतलब 3 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% टैक्स देना होगा। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।